हेलो, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। वेलकम टू चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके CDS 2021 के सेकंड पेपर, जो कि हिस्ट्री के सेक्शन से रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपके पास आपका पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन किंग वाज प्रेज्ड इन ग्लोइंग टर्म्स ऑफ द प्रयाग प्रशस्ति। आपको बताना है कि प्रयाग प्रशस्ति में कौन सा ऐसा एंशिएंट किंग था जिसके बारे में प्रेज करी गई है। प्रशस्ति का मतलब होता है बेसिकली, देखिए, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति में बताना है कि कौन से किंग के बारे में पूछा गया था। ये क्वेश्चन शायद इतनी बार रिपीट हो चुका है CDS और NDA के पेपर में कि अब तो बच्चों को इसका आंसर भी याद रहने लग गया होगा। तो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, अशोका, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या फिर बिंदुसार। तो इसका आंसर आपके पास आएगा समुद्रगुप्त। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति का ही दूसरा नाम एक इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी है। ठीक है, और ये किसके बारे में बताती है? समुद्रगुप्त के बारे में बताती है। समुद्रगुप्त बेसिकली बिलोंग करता था गुप्ता डायनेस्टी को, और गुप्ता डायनेस्टी आपके एंशिएंट इंडिया में एक गोल्डन पीक, एक गोल्डन एरा माना जाता है, जहां पर आपको टेम्पल, आइडोल और इवन आपका ये जो आर्यभट्ट इन्वेंशन ऑफ मेडिसिन ले लीजिए, ज्योमेट्री ले लीजिए, ये सारा सेक्शन कहाँ पे सबसे ज्यादा अपने गोल्डन पीक पे पहुंचेगा? ये पहुंचेगा आपके गुप्ता एज में। ठीक है, गुप्ता एज में आया। अब आते हैं समुद्रगुप्त के ऊपर। समुद्रगुप्त किसका बेटा था? चंद्रगुप्त का, सन ऑफ चंद्रगुप्त का। याद रखिएगा, एंशिएंट हिस्ट्री में चंद्रगुप्त बहुत सारे होंगे। एक चंद्रगुप्त मौर्य भी है, एक चंद्रगुप्त भी है और एक चंद्रगुप्त फर्स्ट भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और अगर मैं समुद्रगुप्त का एक और नाम पूछूं, इसको एक टाइटल भी मिला था, एवी, जो कि एक ब्रिटिशर वो थे, डिस्कवर थे उन्होंने, एक वो भी मिला था इनको, नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको पता चला प्रयाग प्रशस्ति में किसके बारे में लिखा गया है? समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है, और इसमें दिखाया गया है कि कैसे समुद्रगुप्त ने ये जो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं इंडिया के, कैसे उनको कॉन्कर करा था एक। और ये जो है ये पोयम की फॉर्म में लिखा हुआ था। टोटल जो लाइनें हैं इसमें टोटल 33 लाइन्स मेंशन करी गई हैं, और उनकी अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज आपकी संस्कृत रहती है। ठीक है, टोटल लाइन 33 है और जो लैंग्वेज है वो है संस्कृत। ठीक है, पता चला सब कुछ। अब आते हैं नेक्स्ट पे। द लोकेशन ऑफ एंशिएंट सिटी ऑफ तक्षशिला मेंशन्ड इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट वाज आइडेंटिफाइड। आपको बताना है कि एंशिएंट हिस्ट्री में एक तक्षशिला करके एक सिटी का मेंशन करा गया है, और उसको किसने आइडेंटिफाई करा था। इसको थोड़ा सा मैं ऑप्शंस की फॉर्म से समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तक्षशिला आपको पता भी होगा, तक्षशिला जो होती है वो बहुत सारे, जैसे मगध, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, राजगिरा। ठीक है, तो अलग अलग जब राजा आते गए थे तो ये बहुत ही एक फेमस कैपिटल के रूप में आई थी सामने। अब ऑप्शन नंबर पहले दयाराम साहनी को देखते हैं। दयाराम साहनी का नाम आते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन हुई थी। ठीक है, और इनका किससे कनेक्शन होता है? 1921 में हड़प्पा को डिस्कवर कराया गया था। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। दूसरा आपके पास दिया हुआ है जॉन मार्शल का। देखिए, जो जॉन मार्शल थे वो 1902 से लेके 1928 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहे थे, जिन्हीं की प्रेजेंस में 1922 में RD बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज करी थी। ठीक है, मैंने कब तक बताया? 1902 से 1928 में
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इन्होंने बहुत सारी एक्सकवेशन से डायरेक्टर रहे थे, जिसमें आर.डी. बनर्जी ने 1922 में किसको डिस्कवर करा था? मोहनजोदारो को करा था। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए। क्या बचा? अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि इसका ठीक आंसर भी है। और अगर मैं बताऊं, अलेक्जेंडर ये जो कनिंघम है, इन्होंने ना केवल तक्षशिला को, साथ साथ सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, ठीक है, सांची, सारनाथ और ये की तक्षशिला भी और कौशाम्बी, ये बहुत ही फेमस सिटीज हैं। किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इनको भी जो एंशिएंट टेक्स्ट में आइडेंटिफाई कराया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Who among the following was not a जैन आचार्य? आपको बताना है कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों में से जैन आचार्य कौन सा नहीं था। देखिए, जब भी मैं सीडीएस की बात करती हूँ ना, तो बुद्धिज्म, जैनिज्म और ये जो भक्ति मूवमेंट रिलेटेड जितना भी आपके टॉपिक्स होते हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से करके जाया करिएगा, क्योंकि भक्ति मूवमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार रिपीटेड होता ही होता है, जिसमें आपके अलवर और ये जो सेंट होते हैं, नायनार होते हैं, उनका क्वेश्चन हर तीसरे साल पूछा जाता है। और एज पर एज जब आप थोड़ा सा हिस्ट्री का वेटेज देखते हैं, जैसे अभी लास्ट ईयर जो था वो एंशिएंट हिस्ट्री से यूपीएससी थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन पुट कर रही थी, तो पहले बच्चे एंशिएंट को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके जाते थे, बट अभी एंशिएंट पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपको बताना है कि जैन आचार्य कौन नहीं थे। नोट, जहाँ पे भी क्वेश्चन में नोट आए सबसे पहले उसको सर्कल कर लीजिएगा, क्योंकि बैठ के सॉल्व करने में और वहाँ पे एग्जाम में बैठ के सॉल्व करने में थोड़ा सा पजल हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला दिया हुआ है भद्रबाहु। अब जब भी भद्रबाहु का नाम आता है तो ये तो रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जब आपका 297 बीसी में गंगा वैली में फेमाइन आया था, गंगा वैली में फेमाइन आने के बाद देखिए, जब भी महावीर जैन जो गुरु थे महावीर, उनकी डेथ के बाद जो जैनिज्म था वो अलग अलग ठेराज में डिवाइड हो गया था। ठेरा इज बेसिकली जो उनके लीडर्स आते गए थे, तो उन्हीं में से एक भद्रबाहु भी थे। भद्रबाहु और स्थूलबाहु। जब 297 बीसी में गंगा वैली में फेमाइन आया था, तो जो भद्रबाहु थे वो इधर साउथ इंडिया में कर्नाटका की साइड मूव कर गए थे। और इनके साथ आपने एक नाम भी बहुत फेमस था, वो भी सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, जिन्होंने जैनिज्म में कन्वर्ट होने के लिए जो शिक्षा ग्रहण करी थी वो भद्रबाहु से ही करी थी। ठीक है, तो मैं भद्रबाहु साउथ इंडिया में चले गए थे, प्लस डाल लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य में। और मैंने बताया जब फेमाइन आया था तो ये नीचे शिफ्ट हो गए थे, ऊपर कौन बचा था? स्थूलबाहु। और जब आपका फेमाइन खत्म होता है, फेमाइन खत्म होने के बाद जब ये भद्रबाहु ऊपर वापस से गंगा वैली की फेमाइन खत्म होने के बाद वापस जाते हैं, तो देखते हैं कि ये बिल्कुल इन्होंने क्लोथ्स नहीं वियर करे हुए थे, और ये जो आपका स्थूलबाहु है इन्होंने व्हाइट कलर के क्लोथ्स वियर करे हुए थे। तो यहीं से आपका जो जैनिज्म है वो 2 सेक्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है दिगंबर और एक आपका होता है श्वेतांबर। तो भद्रबाहु तो थे, ये वाला तो ऑप्शन ठीक होगा। अब देखते हैं एक बार हरिभद्र। हरिभद्र भी जो थे ये श्वेतांबर ही थे, मतलब जैन सेक्ट के ही एक मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर के रूप में जाने जाते थे। और अगर मैं बात करूं सिद्धसेना द्वारका, तो ये भी आपके जैनिज्म से रिलेटेड ही एक लीडर का नाम है। अब जो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपके पास ठीक है। देखिए, खेमा कौन थी? आपने जब भी मगध डायनेस्टी में हम लोग पढ़ते हैं, देखिए महाजनपद आते हैं, महाजनपद के बाद आपके जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट जो स्टेट आता है वो आता है मगध एम्पायर। और मगध एम्पायर में से एक जो सबसे पहले डायनेस्टी आती है वो आती है एक हरियंक डायनेस्टी। हरियंक डायनेस्टी में आपने बिंबिसारा का नाम सुना होगा। और बिंबिसारा ने अपने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे करे थे, जहाँ से उसने 3 शादियाँ करी थी। पंजाब की खेमा के साथ, चेलना के साथ और एक और कौशला देवी, कौशल की कौशला देवी।
कोशला देवी, एक मैंने नाम क्या बताया, खेमा, और एक का नाम मैंने क्या बताया, चेलना। तो ये जो खेमा थी ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने वाली भिखुनी थी, जैनिज्म का इससे पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो खेमा कौन हमारे पास, ये ठीक निकल के आ जाएगा, कौन थी, रिलेटेड टू बुद्धिज्म, और जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं उनको बोला जाता है भिक्षु या फिर भिखुनी, ठीक है। तो ये कौन थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पतंजलि महाभाष्य। आपको बताना है कि पतंजलि की जो महाभाष्य बुक थी उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस दी हुई। पहला है इट मेक अ मेंशंस ऑफ कौटिल्य। नहीं, देखिए जब भी पतंजलि की महाभाष्य और पाणिनि की अष्टाध्यायी की बात होती है तो ये बेसिकली आपके एंशिएंट इंडिया में बुक्स होती हैं जो थोड़े से क्या बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है और जो थोड़ी सी ग्रामर से रिलेटेड बुक होती है। लेकिन जब भी मैं बात करती हूँ कौटिल्य की, तो कौटिल्य का ही दूसरा नाम आपने सुना भी होगा, इसको मैं बोलती थी विशाखदत्त, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु होते थे, और इसी का दूसरा नाम एक और था चाणक्य, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके पास गलत दिया हुआ है क्योंकि पतंजलि की जो महाभाष्य थी उसमें कौटिल्य का कहीं पे भी मेंशन नहीं है। अब देखिए मैंने बोला अष्टाध्यायी, ये लिखी गई थी पाणिनि के द्वारा और ये आपकी ऑल अबाउट 4th सेंचुरी में कंपाइल हुई थी, और इसी का ही एक रिवाइज्ड वर्जन है पतंजलि की, क्या है, महाभाष्य, और ये आई थी आपकी 2nd सेंचुरी में। लेकिन अगर आपको कौटिल्य है और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूं तो ये तो आपके ऑल अबाउट 4th सेंचुरी की टाइमलाइन की बात हो जाती है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका नेग्लेक्ट हो गया। अब देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या बोला गया है, इट इज अ बुक ऑन अ ग्रामर, ठीक है, एंड रेफर्स टू हिस्टोरिकल पर्सनालिटी ओनली इंसिडेंटली, ठीक है, ये भी ठीक है, ग्रामेटिकल ग्रामर के बारे में बताई गई है और ये कहा गया है कि राज्य की व्यवस्था को आपको किस तरीके से चलाना चाहिए। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट, द पेंटेड इलस्ट्रेशन ऑफ द मूविंग ऑफ द अशोकन पिलर एट टोपरा। आपको बताना है कि जो अशोका के पिलर थे जो टोपरा में आए थे उसका एक पेंटेड इलस्ट्रेशन वो किसने दिया था। तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं तारीखे फिरोज शाही, तारीखे शाही, सीरत ए फिरोज शाही या फिर अकबरनामा। देखिए जब भी मैं अशोकन पिलर की बात की, सबसे पहले अशोका के बारे में बताती हूँ। अशोका कौन थे, मगध एम्पायर में ही से ही सबसे पावरफुल एक राजा अशोका भी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके बाद अगर मैं किसी प्रोमिनेंट लीडर की बात करती हूँ तो वो अशोका आते हैं, जो पहले धम्म की नीति के ऊपर नहीं मानते थे, जो पहले थोड़े से वायलेंस उनकी नीति को माना करते थे। और आपने एक वर्ड सुना होगा कलिंग का वॉर होता है, कलिंग इज बेसिकली उड़ीसा में एक राज्य होता है, मगध उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश्ड हो रहा होता है, और सेम वैसे ही साउथ इंडिया में कलिंग एक किंगडम होता है जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा होता है। तो अशोका से ये देखा नहीं गया था और वो कलिंग के ऊपर वॉर कर देता है। वॉर करने के बाद इतना ज़्यादा मास मैसेकर होता है जिसके बाद वो ये जो वायलेंस की नीति होती है इसको हटा के किसकी नीति अपना लेता है, धम्म की नीति अपना लेता है। और धम्म की नीति को प्रोपगेट करते करते ही वो डिफरेंट स्टेट्स जो कि इंडिया में होते हैं वहाँ पर अपने पिलर्स को बनवाता है, जगह जगह पे आपके इंस्क्रिप्शंस खुदवाता है और बुद्धिज्म को बताता है कि ताकि लोगों तक ये पहुँचा जा सके। और जब ये पहुँचा जाता है तो वो वहाँ पर बहुत सारे एम्बेसडर्स को भी नियुक्त करता है विद इन स्टेट, विद इन कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। जिसमें अगर मैं आउटसाइड कंट्री की बात करूं तो उसमें नाम आता है श्रीलंका में अपना बेटा और बेटी को भेजता है, जिसमें धम्म और संघमित्रा और ठीक है और वासुदेव ये नाम होते हैं उनको भेजता है। तो अब आपको ये तो समझ में आया कि अशोकन ने पिलर क्यों बनवाए थे। अब इन्होंने दिया हुआ है अशोकन
पिलर एट टोपरा। देखिए अशोकन के जो पिलर थे आपको दो जगह सबसे प्रोमिनेंट देखने को मिलेंगे, एक थी टोपरा और एक है मेरठ। तो आपको एंशंट इंडिया में ही और मेडिवल इंडिया में एक नाम आएगा फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक ये जो टोपरा और ये जो मेरठ के जो इनके पिलर होते हैं, इनको इनकी ओरिजिनल जगह दिल्ली में स्थापित करवा देता है और इसी का एक पेंटेड इलस्ट्रेशन मतलब पेंटिंग की फॉर्म में दिखाया गया है सीरत ए फिरोज शाही में। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने फिरोज शाह तुगलक का ये तो आपको समझ में आया कि पेंटेड इलस्ट्रेशन दिखाया गया है, साथ ही साथ इस फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के ऊपर 2 बार इन्वेड किया था और 20 सालों तक रूल करा था, ये भी उसको पेंटिंग की फॉर्म में दिखाया गया है। तो क्या आ जाएगा इसमें, बंगाल इन्वेजन मैंने कितनी बार बताया, 2 बार, और उन्होंने रूल कब तक करा था, 20 सालों तक, 20 ईयर्स तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टेम्पल ऑफ द वैष्णवाइट ट्रेडिशन। देखिए मैंने बोला था ना कि भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो जब भी भक्ति मूवमेंट की बात आए तो आप उसमें आप देखते हो कि वैष्णव धर्म, शैव धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, मीराबाई, संत कबीर, गुरु नानक, ये सब नाम आते हैं और उनके द्वारा किसी एंशंट इंडिया में आर्ट एंड क्राफ्ट का भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहता है, जहाँ पे आपको टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ने को मिलेगा। तो जब भी ये टेम्पल आर्किटेक्चर की बात होती है तो पूछा गया है कि कौन सा जो टेम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पल ऑफ वैष्णव ट्रेडिशन। आपको बताना है कि वैष्णव धर्म से रिलेटेड कौन सा टेम्पल है। पहला है श्रीरंगम, दूसरा है चिदम्बरम, तीसरा है गंगाई कोंडा चोलापुरम और दूसरा नेक्स्ट है तंजौर। देखिए इसका जो आंसर होगा वो आपका श्रीरंगम होगा। ये भी बताती हूँ कि अभी प्रेजेंट लोकेशन इसकी क्या है, ये आपका है तमिलनाडु में। और अगर मैं इसकी कुछ स्पेशलिटी के बारे में बताऊं तो इसी टेम्पल में आपके 15,000 स्टेप्स देखने को मिलेंगे और इसमें 21 गोपुरम होते हैं। गोपुरम इज बेसिकली गेटवे एंट्रेंस का जो थोड़ा सा 21 गोपुरम। गोपुरम मैंने क्या बताया, गेटवे, और ये रिलेटेड किससे है, वैष्णव धर्म से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास ठीक होगा। एक बार लास्ट के 3 भी देख लेते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है। नेक्स्ट है इन्होंने दिया हुआ है चिदम्बरम। चिदम्बरम टेम्पल आपका ये भी तमिलनाडु में ही है, लेकिन ये रिलेटेड है शैव धर्म से, क्योंकि यहाँ पे थल्लाई नटराज की, कहा मैंने बताया, तमिलनाडु में, और यहाँ पे जो था वो अब मुझे नटराज के बारे में तो बताने की जरूरत है नहीं, ये किससे रिलेटेड होता है, आपके शैव धर्म से, तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए गंगाई कोंडा चोलापुरम और तंजौर, ये आपके बृहदेश्वर टेम्पल होते हैं। ठीक है, जो रिलेटेड होते हैं शैव धर्म से, दोनों के दोनों। और ये किससे रिलेटेड होंगे आपके, शैव धर्म से। जब ये लास्ट के 3 आपके पास शैव धर्म से रिलेटेड हैं तो आपके पास एक ही बचा, उसकी हमने स्पेशलिटी भी देख ली, कहाँ पे थे, उसमें क्या देखा, 15,000 स्टेप्स थे और 21 आपके गोपुरम थे। प्रेजेंट लोकेशन क्या है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम, ये तो बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेदा। उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, बैक टू वेदास। नेक्स्ट, which one of the following idea was preached by खारवाड़ और सफाहर मूवमेंट इन 1870।
आपको बताना है कि सफा और खारवाड़ जो मूवमेंट थी वो किससे रिलेटेड होती थी। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है एक्सेप्टेंस ऑफ द हिंदू पेनोथिक ऑर्डर, दूसरा है मोनोथिज्म और इंटरनल सोशल रिफॉर्म्स, तीसरा है फिलोसफी ऑफ योगा, नहीं क्या वो योगा पे करेंगे, नहीं। चौथा है पॉलीथिज्म, पॉलीथिज्म का बेसिकली मीन्स होता है कि आप एक से ज़्यादा भगवानों में विश्वास करिए, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी एक बार सफा हार मूवमेंट और के बारे में बताती हूँ कि क्या खारवाड़ क्यों होते हैं। ये बेसिकली रिलेट होता है आपका संथाली आदिवासी मूवमेंट होती है, जो किसने स्टार्ट करी थी, मांझी के द्वारा स्टार्ट करी गई थी। क्या बताया मैंने, संथाली आदिवासी मूवमेंट थी एंड स्टार्टेड बाय मांझी। अगर मैं संथाली की बात करूँ, जो ये संथाल लोग होते हैं ये रिलेट होते, ये आपके बेसिकली पाए जाते हैं इंडिया और बांग्लादेश में। इसका जो आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये जो संथाली होते हैं ये बेसिकली आपके रिलेट होते हैं इंडिया और बांग्लादेश में। अगर मैं इंडिया की ही स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये आपके असम, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड वाले रीजन में देखने को मिले। मैंने कहाँ कहाँ बताया, इंडिया और बांग्लादेश में, और इंडिया में भी कहाँ बताया, त्रिपुरा, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब इनकी सोसाइटी में जो चल रहे थे थोड़े से कन्फ्लिक्ट, ये उनको ख़त्म करना चाहते थे, थोड़े से सोशल रिफॉर्म लेके आना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, which one of the following was an important Pandya port celebrated for its pearl in the Sangam poem and Greek accounts। आपको बताना है कि पांड्याओं के द्वारा जो पर्ल का एक, देखिए इन्होंने पूछा कि पांड्या का पोर्ट इज बेसिकली कौन सा होता था। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल लूँ तो संगम लिटरेचर सबने पढ़ा होगा। संगम लिटरेचर में आपके 3 किंगडम सबसे प्रोमिनेंट होते थे, एक था आपका चोल, एक था आपका चेर, एक था आपका पांड्या। संगम में मैंने क्या बताया, एक था चोल, एक था चेरा और एक था पांड्या। और ये जो इंडिया के ऐसे साउथर्न रीजन में रिलाई करा करते थे, इन्हीं की सबसे अच्छी पोर्ट भी मानी जाती है कि इन्होंने पोर्ट बनानी सबसे अच्छी तरीके से सीखी थी। बंदरगाह भी इनकी सबसे अच्छी बोली जाती है। तो पोर्ट के नाम इन्होंने दिए हुए हैं मुसरी, कोरक्कई, पुहार या फिर अरिकमेडू। कोरक्कई मोस्ट प्रोमिनेंट एक पोर्ट था जो आपका पांड्या रीजन के द्वारा दिखाया गया था, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा संगम के बारे में बताऊं, संगम लिटरेचर आपका तमिल लिटरेचर होता था, जहाँ पे आपकी पोएम्स का जो संगम होता है, मतलब जहाँ पे एक असेंबली टाइप होती है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपको पोएम सुनाई जाती थी। और जो पांड्या का जो रूल था वो बेसिकली आपके मदुरई वाले रीजन पे होता था, ठीक है। पांड्या का मैंने कहाँ बताया, मदुरई वाले रीजन पे मैंने बताया कि इनका जो रूल होता था और इसका जो सिंबल था वो रिलेट होता था फिश से, ठीक है। सिंबल पता चला। और अगर मैं और भी बताऊं कि पांड्या रीजन और जो संगम लिटरेचर में क्या क्या होता था, ये लोग वैदिक सिविलाइजेशन को मानते थे, सती सिस्टम भी होता था, आइडोल वर्शिप भी होता था, और जो विडोज होती थी उनको बहुत ही बैडली ट्रीटेड करा जाता था। तो अगर कभी अगर पूछ भी ले तो स्पेशलाइजेशन अबाउट देयर, उनकी सोसाइटी कैसी होती थी, तो आप क्या बोलोगे, वैदिक सिविलाइजेशन होती थी, आइडल वर्शिप होती थी, सती प्रैक्टिस भी होती थी। और मैंने विडो को क्या बताया, विडोज वर ट्रीटेड बैडली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
द बायोग्राफी ऑफ शेख मुजीद्दीन चिश्ती ऑथर्ड बाय जहानारा इज नोन एज। आपको बताना है कि जहानारा ने एक बायोग्राफी लिखी थी, वो कौन सी थी? जहानारा शाहजहां की बेटी थी। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है मुनसे अलवा, फरुद्दीन फहद, सीरत उल औलिया और मारिके दिल्ली। देखिए, इस्लाम धर्म में जो चिश्ती होते थे वो थोड़ा सा इस्लाम धर्म को ज़्यादा प्रोपगेटर्स होते थे, और इनका जो जन्म हुआ था वो 1143 में हुआ था। अब आपने एक अजमेर दरगाह भी देखी होगी जिसे हुमायूं ने एक होली प्लेस के रूप में कन्वर्ट करा दिया था। मैंने क्या बताया? आप लोगों ने एक अजमेर दरगाह भी देखी होगी जिसे हुमायूं ने होली प्लेस में कन्वर्ट कराया था। ठीक है, और मैंने चिश्ती क्या बताया? इस्लामिक प्रोपगेटर्स। तो जहानारा जो थी उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी थी और उसमें बताया गया था अबाउट चिश्ती। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा मुनिस अल अरवा। मुनिस अल अरवाह का मतलब होता है कि एक ऐसी सोल, जहाँ एक ऐसी बॉडी जिसमें पवित्र आत्माएं वास करती हैं। ठीक है, क्या मैंने बताया? तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, द टाउन ऑफ चिश्ती फ्रॉम विच द सूफी चिश्ती सिलसिला डिराइव फ्रॉम इट्स नेम इज लोकेटेड इन। आपको बताना था कि चिश्ती आदेश का जो सिलसिला था वो कहाँ से शुरू हुआ था। चिश्ती आदेश इज बेसिकली वो परिवार का घर होता था जहाँ पे 5 महान सूफियों ने जन्म लिया था। ठीक है, और अगर मैं इसके प्लेस की बात करूँ तो ये आपका सेंट्रल अफगानिस्तान वाला रीजन होता था। नेक्स्ट देखिए, अकबर issued a फरमान in 1598 permitting the city of खंबात, गुजरात में पड़ता है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ। देखिए, एंशंट इंडिया में अगर मैं किसी को धर्म का प्रोपागेटर मानूंगी तो वो आपका रहेगा अशोका। अशोका ने बुद्धिज्म की जितनी भी नीतियाँ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोपागेट कराया था। हाँ, ऑल्दो बहुत सारे रूलर्स थे जिन्होंने अपने अपने टाइम पे अपने धर्म को प्रोपागेट कराते गए थे, मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ अशोका ही थे, बट मोस्ट प्रोमिनेंट अशोका थे, कनिष्क थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, अलग अलग आते रहेंगे। और अगर हम मेडिवल इंडिया में जाएं तो आपको अकबर मिलेगा जिसने धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज करा था। तो उसी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, अकबर इशूड अ फरमान इन 1598 परमिटिंग द सिटी ऑफ खंबात गुजरात फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ। तो इसका आंसर आपका होगा चर्च। उन्होंने चर्च बनाने की परमिशन दी थी गुजरात में, खंबात में। ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो पादरी पिता होते हैं गुजरात में, होली सोसाइटी के जो जीजस पादरी पिता होते हैं, उनको चर्च बनाने की परमिशन चाहिए थी, तो वो अकबर के पास गए थे और अकबर ने धर्म की नीति को ही प्रोपगेट करने के लिए परमिशन दे दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चर्च। ठीक है, नेक्स्ट है डोमिगो पियास, द मेडिवल ट्रैवलर हैज डिस्क्राइब्ड द सिटी ऑफ। डोमिगो पियास बताना है बेसिकली उन्होंने किस सिटी को डिस्क्राइब कराया गया है। पहला है मदुरई, फिर है विजयनगर, फिर है अरिकमेडू, फिर है जिंजी। जिंजी तो आपका मॉडर्न इंडिया का था ना, बैटल ऑफ जिंजी हुई थी। फिर है मदुरई, फिर है विजयनगर, फिर है अरिकमेडू। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका विजयनगर एम्पायर। डोमिगो पियास जो था वो एक पुर्तगाली यात्री होता था और वो जो था कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। मैंने क्या बताया? कृष्णदेव के राय के शासन में आया था और इन्होंने विजयनगर एम्पायर को कंपेयर करा था
रोम से, एंड वो यहाँ की इरिगेशन सेक्टर से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि ये आया कब था, 1520। नेक्स्ट, who among the following is the author of the famous essay The End of the History and the Last Man? Fukuyama, Francis Fukuyama. Next, the self-respect movement initiated by। देखिए, जब भी मॉडर्न इंडिया में आप मूवमेंट को करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हुई क्यों थी, कहाँ हुई थी और किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी। तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में पूछा गया है, ऑप्शंस में दिया हुआ है बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, ईवी रामास्वामी नयकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसका जो आंसर है वो होगा ईवी रामास्वामी नयकर। ठीक है, अब ये भी बता दूं कि इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट क्यों करी थी। जब 1925 में तमिलनाडु में इनको लगा था कि ये जो ब्राह्मणिज्म है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और इनकी ब्राह्मणिज्म की वजह से ये जो लो क्लास है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही हैं, तो इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को स्टार्ट करा था कि ताकि जो थोड़ी सी रिस्पेक्टिव है उनके मन में जो आत्मविश्वास है, लो क्लास होगी या अदर देन ब्राह्मण क्लासेस होगी, उनके मन में जागृत हो जाए। ठीक है, मैंने कब बताया, तमिलनाडु। ब्राह्मणिज्म से इफेक्ट हो गए ताकि ये जो लो क्लास है उनमें थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट की स्टार्टिंग हो जाए। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा एक न्यूज़पेपर भी आया था, ईवी रामास्वामी नयकर के द्वारा खुदी आश्रम, जो कि तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था। और ये कौन सी लैंग्वेज में था, तमिल। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इन इंडिया द फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी वॉज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा करने लायक है, मजेदार है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, चंपारण, दूसरा है खेड़ा, तीसरा है इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और नेक्स्ट दिया हुआ है रॉलेट सत्याग्रह। ईयर भी मेंशन कर रखे हैं यूपीएससी ने आपकी सहूलियत के लिए। ठीक है, देखिए पहली अपीयरेंस आप सबको लगेगा कि चंपारण में हुई थी, नहीं, ये भी मैं आपको करेक्ट करती हूँ, इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अच्छा इंडिया जी, सॉरी माफ़ करिएगा, महात्मा गांधी इंडिया में कब आए थे? देखिए नाइनटीन 15 में आए थे। ठीक है, और इसको मैं किस नाम से जानती हूँ, प्रवासी दिवस के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो पहली मेजर अपीयरेंस हुई थी वो हुई थी इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब अगर मैं इसके डायरेक्टर का नाम पूछूं तो बताइएगा कौन होगा, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और साथ में सर सुंदरलाल और एक और नाम था एनी बेसेंट। अगर आपसे कभी पूछ भी लिया जाए कि हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर होते हैं उनके नाम बताइए, क्या होगा, मदन मोहन मालवीय। और जब इनको वहाँ पे इनवाइट करा गया था तो इन्होंने वहाँ पे जो एलीट क्लास बैठी हुई थी, जो थोड़े से वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे, तो महात्मा गांधी ने उनको टारगेट करते हुए अपना जो डिबेट होता है, अपने जो वाक्य थे उनको प्रस्तुत किया गया। तो यहीं से उनकी मेजर पब्लिक अपीयरेंस जो थी वो होनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, Which one of the following is not a political method of the moderate in the national movement? आपको पूछा गया है कि मॉडरेट का फेस बताना है कि मॉडरेट का जो फेस
था इज नॉट द पॉलिटिकल मैथड। अच्छा, हिस्ट्री में दो तरीके के आप थिंग्स पढ़ते होगे, एक होता है आपका एक्सट्रीमिस्ट, एक आपका होता है मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट इज बेसिकली जो थोड़े से उग्रवादी होते हैं, उग्रवादी इज बेसिकली जो थोड़े से वायलेंस नीति को अपनाना स्टार्ट करते हैं, एंड मॉडरेट जो थोड़ी सी शांति वाले नीति को अपनाना स्टार्ट करते हैं या उन्हीं के ऊपर रिलाय करते हैं। अब देखिए 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी, और 1885 से मैं 1905 तक का जो ये फेज होता है, ये इसको मैं बोलती थी मॉडरेट। और जो मॉडरेट होते थे उनको यहाँ पे जो ब्रिटिशर होते थे उनके कामकाज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो कह रहे थे कि अगर ये लोग अच्छे से काम करते रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर जनता के हित में काम करेंगे तो हमें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने ये बनाया था कि कांग्रेस को बना दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करूँ, एक सेकंड बताइएगा, आईएनसी बनी थी, किसने बनाई थी, एओ ह्यूम ने, ठीक है। तो इन्होंने ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसलिए संगठित करा था कि लोग इनके पास आए, अपने व्यूज रखे, और ये जो मॉडरेट के जो लीडर्स हैं ये जाके इंडियन वे जो ब्रिटिशर्स हैं उनके पास जाएंगे और उन्हें अपने वाक्य बताना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा ऐसा मेथड था जो उनके द्वारा नहीं करा गया था। पहला है ओवरथ्रोन ऑफ एलियन रूल, ये तो है, वो चाहते ही नहीं थे कि इंडियन ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया से बाहर जाए, क्योंकि उन्हें ये, उनको यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उनके रूल से प्रॉब्लम ही नहीं थी। वो चाहते थे कि इंडिया में जो है वेस्टर्न एजुकेशन का प्रमोशन होना चाहिए, इंडिया में जो थोड़ी थोड़ी सी रिफॉर्म्स हैं वो आने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपके पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द कॉल फॉर द रिन्यूसिएशन ऑफ ऑल द वॉलंटरी एसोसिएशंस विद द गवर्नमेंट वाज गिवन ड्यूरिंग, इसका मतलब होता है त्याग देना। ऐसी कौन सी मूवमेंट थी जिसने लोगों को ये करने पे मजबूर कर दिया था कि अब हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहिए ही नहीं। पहला है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दूसरा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तीसरा है क्विट इंडिया मूवमेंट, और चौथा है प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका 1920 में स्टार्ट हो गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब ये होता है कि अब से हम ये जो अंग्रेज हैं इनके जो नीतियाँ होती हैं उनमें हम असहयोग करेंगे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ही एक फैक्टर ये भी हुआ था कि जितने भी आपके जो कॉलेजेस हैं, जितने भी आपके रिफॉर्म्स चलाए जा रहे थे उनके इन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। जितनी भी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटीज़ को आग लगाना स्टार्ट कर दिया था। दूसरा है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो आपका स्टार्ट हुआ था 1930 में। क्विट इंडिया मूवमेंट आपका हुआ था 1942 में। और प्रोटेस्ट अगेंस्ट बंगाल का पार्टीशन, अच्छा बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। किसने करा था, कर्जन ने करा था। तो इसके खिलाफ जगह जगह पे मोर्चे होने स्टार्ट हो गए थे, जहाँ पे आपका ये जो अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी लिखा गया था, क्योंकि लोगों को चाहिए ही नहीं था कि बंगाल का पार्टीशन हो, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोला था कि उनको अपनी नीतियाँ जो है वो इम्पोज करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन इसका जो मेन एक रीज़न था, वो चाहिए चाहते थे कि ये लोग, ये जो यूनिटी है इंडियंस और मुस्लिम्स के बीच में, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, उसको तोड़ के इंडिया पे अपना रूल स्टार्ट कर सके। लेकिन आपको इन चारों में से एक वो ऐसा मूवमेंट दिखाना है कि जिसने लोगों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज कर दिया था कि अब हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स वाज elevated to the positions of Governor General after Regulating Act of 1773। तो बच्चा बच्चा भी कर देगा। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद किसको बनाया गया था, वॉरेन हास्टिंग को बनाया गया था।
अच्छा, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट्स होते थे इनको लेके आने का मेन पर्पस क्या होता था? 1773 से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसमें थोड़ा सा करप्शन होना स्टार्ट हो गया था। करप्शन के चलते ही जो ब्रिटिश कंपनी थी वो दिवालिया घोषित हो गई थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट पास करे थे जिसके जरिए वो ये जो कंपनी का रूल है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सके। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंस रख सके। तो इसलिए आपका पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था जिसमें वॉरेन हास्टिंग जो था उसको पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, Which one of the following year was the पूना सार्वजनिक सभा established? आपको बतानी है कि पूना सार्वजनिक सभा कब एस्टैब्लिश हुई थी और ये भी बताइएगा कि किसने एस्टैब्लिश करी थी, कमेंट सेक्शन में प्लीज। 1884, 1876, 1869 या फिर 1870? इजी है, 1870 में हुई थी, एमजी रानाडे ने करी थी, जीवी जोशी ने करी थी और एसएच चापेकर ने करी थी। क्या बोला मैंने? एमजी रानाडे, जीवी जोशी, एसएच चापेकर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द रूल फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल वर्शिप इन्वॉल्विंग कलेक्टिव इज ऑर्गेनाइज्ड बाय। आपको बताना है कि देखिए ये जो संघ में थोड़ी सी क्या संघ में जो वर्शिप करने की प्रथा थी वो सिख रिलीजन में किसने स्टार्ट करी थी? सिख रिलीजन में बेसिकली आपके 10 धार्मिक गुरु होते हैं और ये जो संघ होते हैं सिखिज्म को प्रोपगेट या संस्थापक जो थे वो आपके गुरु नानक थे। और यही जो संस्था ये जो प्रथा होती है मंडली वाली जो प्रथा होती है वो गुरु नानक ने ही स्टार्ट करी थी। Which one of the following statement about the Cripps mission is not correct? It was sent to India by British government in March 1942. It is proposed that the Constitution of India was to be framed by elected Constituent Assembly of the Indian people. Any provinces which was not prepared to accept Constitution would be free to retain its Constitution provision existing at the time. और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट could enter into a separate constitutional arrangement with any of the exceeding provinces. आपको इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं थी। देखिए क्रिप्स मिशन कब आया था इंडिया में? 1942 में आया था और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तब ब्रिटिशर्स को इंडियंस की ज़रूरत थी तो सर साइरिड क्रिप्स को भेजा गया था इंडिया में। सर साइरिड क्रिप्स को भेजा गया था इंडिया में ताकि इंडियंस का हम सपोर्ट मांग सके। लेकिन जब क्रिप्स मिशन आया था तो इसमें इन्होंने ये भी बोला था कि इट वाज सेंट टू इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1942। ये वाली स्टेटमेंट तो ठीक है। इट प्रपोज्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज टू बी फ्रेम्ड बाय इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडियन पीपल। ये वाली भी ठीक है। Any provinces which was not prepared to accept constitution would be free to retain its constitutional provision existing at that time. इसके रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न ही यही था, इसने आज़ादी दे दी थी कि अगर किसी राज्य रजवाड़ों को कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली होती है उसमें आपको ज्वाइन नहीं होना है तो आप अपना सेपरेट जो स्टेट है वो बना सकते हो। जिसके चलते जो महात्मा गांधी हैं जो यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स थे उन्होंने बोला था कि ये तो इंडिया का जो एक सेपरेशन कर देगा। यही एक स्टेटमेंट ठीक है लेकिन मैं आपको रीज़न बता रही हूँ कि किस वजह से ये जो था रिजेक्ट हो गया था। नेक्स्ट है द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड एंटर इनटू द स्पेस कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस। ये वाली स्टेटमेंट गलत है तो आपको पूछा हुआ था इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। ये आपके ऑल अबाउट 23 क्वेश्चंस थे, पीछे एक सीरीज भी थोड़ा सा मिसमैच हो रखी थी। तो एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के ये क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।